आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट के अंदर माफ़ी मांगनी पड़ गई। दरअसल 2018 के अंदर जो यूट्यूबर ध्रुव राठी हैं, उन्होंने एक वीडियो बनाया था बीजेपी के आईटी सेल पर और उसके बाद उन्होंने उसी रिगार्ड में ट्वीट भी किया था ऑन ट्विटर, यानी जो एक्स प्लेटफॉर्म है उस टाइम पर वो ट्विटर था, तो उस टाइम पर उन्होंने ट्वीट किया था और उसी ट्वीट को जो अरविंद केजरीवाल है उन्होंने रीट्वीट कर दिया। अब उनके उस रीट्वीट की वजह से जो विकास पांडे हैं, जो कि अपने आप को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का फ़ैन बताते हैं, उन्होंने अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट एक डिफेमेशन केस फाइल किया। क्योंकि अगर हम वीडियो की बात करें जो कि 2018 में रिलीज़ हुआ था 2 पार्ट्स के अंदर, तो ये क्लेम किया जा रहा है कि महावीर प्रसाद, उस वीडियो के अंदर जो महावीर प्रसाद है, उन्होंने क्लेम किया है कि पांडे ने उन्हें 50 लाख रुपए जो हैं ऑफ़र किए थे, महावीर प्रसाद को 50 लाख रुपए दिए थे थ्रू अ मिडिल मैन, ताकि उन्होंने जो एलिगेशंस लगाए हैं, जो स्टेटमेंट्स दिए हैं कि जो बीजेपी का आईटी सेल है वो झूठ न्यूज़ फैलाता है, वो उसे वापस ले लें। अगर हम इस वीडियो की बात करें जो ध्रुव राठी ने बनाया है, तो इस वीडियो में बेसिकली बताया गया है कि जो बीजेपी का आईटी सेल है वो कैसे ऑपरेट करता है। और जब अरविंद केजरीवाल ने उनके इस ट्वीट को रीट्वीट किया तो उनके अगेंस्ट जो है ये डिफेमेशन केस फाइल किया गया। और अब अरविंद केजरीवाल जो हैं वो पहुंचे हैं एपेक्स कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास, कि वो ये एक्सेप्ट करते हैं कि उनसे गलती हो गई है, उन्होंने गलती से ये जो डिफेमेटरी वीडियो है इसे रीट्वीट कर दिया। और अरविंद केजरीवाल को जो एडवोकेट रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो हैं AM सिंघवी। उनका भी यही कहना है दैट आई डू नॉट माइंड सेइंग इट इज़ अ मिस्टेक इफ़ आई न्यू दिस वॉज अ कॉन्सिक्वेंस, कि ये मेरी गलती है, मुझे नहीं पता था कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, तो इसीलिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करता हूँ। और अरविंद केजरीवाल के इसी स्टेटमेंट की वजह से जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ट्रायल कोर्ट को रोक दिया है कि जो ये डिफेमेशन केस है उसकी जो प्रोसीडिंग्स हैं वो उसमें आगे ना बढ़ें। और जो बेंच ये पूरा केस सुन रही थी, जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच थी, इट कंप्राइज्ड ऑफ जस्टिसेस संजीव खन्ना एंड दीपांकर दत्ता। और ऐसा नहीं है कि क्योंकि उन्होंने सिर्फ माफ़ी मांग ली है तो सब कुछ ठीक हो गया है। बेंच ने माफ़ी तो सुनी ही, लेकिन उन्होंने जिसने कंप्लेंट की थी उससे पूछा कि क्या माफ़ी मांगना सफिशिएंट होगा, आप सेटिस्फाइड हैं कि माफ़ी मांगने से जो है सब कुछ ठीक हो जाता है। तो यही बात जो है बेंच ने काउंसिल से पूछी, जो कि कंप्लेनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा था। और इसी वजह से अभी क्या हुआ है, जो अरविंद केजरीवाल है उन्हें थोड़ी राहत की सांस मिल गई है, क्योंकि जो कोर्ट है उसने कहा है कि ये जो पूरा मैटर है इस पर अभी स्टे लगा दिया जाए और इसको जो है इसकी जो दूसरी सुनवाई है, जो नेक्स्ट हियरिंग है, वो 18 मार्च को होगी। तो हम देख सकते हैं कि कैसे एक यूट्यूब वीडियो जो है वो अरविंद केजरीवाल पर कितना भारी पड़ गया। उन्होंने तो सिर्फ रीट्वीट किया था और जिसकी वजह से वो इस पूरे पचड़े में फंस गए, वो भी जस्ट बिफोर द इलेक्शंस। अब अगर हम बात करें उस यूट्यूबर की जिसका वीडियो जो है अरविंद केजरीवाल ने रीट्वीट किया था, तो उसका नाम है ध्रुव राठी। अगर हम ध्रुव राठी की बात करें तो ये एक यूट्यूबर, व्लॉगर और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं। और अगर हम उनके वीडियोस की बात करें, यूट्यूब वीडियोस की बात करें, तो वो ज़्यादातर वीडियोस जो हैं सोशल, पॉलिटिकल और एनवायरमेंटल इश्यूज़ पे बनाते हैं। इस समय उनके लगभग 19 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और इन टोटल अगर हम व्यूज़ की बात करें, वीडियो व्यूज़ की बात करें, तो उनके चैनल पर टोटल 3.7 बिलियन व्यूज़ हैं। तो अगर हम ध्रुव राठी के बैकग्राउंड की बात करें तो वो हरियाणा के अंदर पैदा हुए थे और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए जर्मनी चले गए। इसके बाद जब उनका ग्रेजुएशन ख़त्म हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह नौकरी की इन बर्लिन और उसके कुछ साल बाद जो है उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल चालू कर दिया इन 2013। तो ये तो बात हो गई ध्रुव राठी की, जिन्होंने ये वीडियो बनाया था, जिसकी वजह से जो अरविंद केजरीवाल है वो इस डिफेमेशन के केस में फंस गए। अब हम बात कर रहे हैं कि डिफेमेशन का केस फाइल हुआ है, उन्होंने डिफेम किया है, बट ये डिफेमेशन होता क्या है, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, तो अब हम वो समझ लेते हैं। तो ये जो डिफेमेशन वर्ड है ये एक लीगल टर्म है जो कि रेफ़र करता है ऐसा कोई भी कम्युनिकेशन, ऐसा कोई भी स्टेटमेंट जो कि किसी इंसान की जो है रेपुटेशन जो है उसको हार्म कर सकता है या किसी भी तरीके का लीगल हार्म कर सकता है। यानी किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन हो रहा है, चाहे वो बोल के हो रहा है या सिंबल के थ्रू हो रहा है, यानी आप एक आदमी दूसरा आदमी को ये बात कम्युनिकेट कर पा रहा है, एक ऐसी बात जिसकी वजह से किसी थर्ड पर्सन की जो रेपुटेशन है वो हार्म हो रही है। और इसके अंदर जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि जो भी स्टेटमेंट दिया जा रहा है, जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है,
वो एक फॉल्स स्टेटमेंट है, यानी वो सच नहीं है। तो जिस इंसान के बारे में ये सब कम्युनिकेशन हो रहा है, ये सब बातें बोली जा रही हैं, वो झूठ है और उस वजह से जो है उनकी जो रेपुटेशन है, उनकी जो गुडविल है, उसको हार्म हो रहा है। अब ये जो डेफेमेशन है ये दो तरीके का होता है। एक तो होता है क्रिमिनल डेफेमेशन, एक होता है सिविल डेफेमेशन। तो ये जो क्रिमिनल डेफेमेशन है इसे डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 499 ऑफ द इंडियन पिनल कोड। और जो भी पर्सन जो है इस तरीके का डेफेमेशन करता है उसे कितनी सज़ा मिलती है? जेल टाइम ऑफ अप टू 2 years और अ फाइन और बोथ। दूसरी तरफ जो सिविल डेफेमेशन है उसके अंदर जो है किसी को भी पनिशमेंट ऐसा नहीं मिलता कि उसे जेल हो जाएगी, उसको जो है कॉम्पनसेशन देना पड़ता है। वो अलग बात है, जो भी डैमेजेस हुए हैं उसका कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। और ये जो सिविल डेफेमेशन है ये कहाँ गिवन है? ये गिवन है अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। लेकिन क्रिमिनल और सिविल डेफेमेशन इन दोनों के अंदर ही डेफेमेशन कब माना जाएगा? जब कोई भी ऐसा कम्युनिकेशन किया जा रहा है, कोई भी ऐसा स्टेटमेंट दिया जा रहा है जो कि फॉल्स है, गलत है और जिसके बारे में बोला जा रहा है उसकी रेपुटेशन को हार्म कर रहा है। अब अगर हम सिविल और क्रिमिनल डेफेमेशन की बात करें कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, दोनों ही जो है एक ऐसे कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं जिससे किसी थर्ड पर्सन की जो रेपुटेशन है उसको हार्म हो रहा है। लेकिन ये जो क्रिमिनल डेफेमेशन होता है इसके अंदर क्या होता है, जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, वो केस फाइल करती है कि इस पर्सन के बोलने की वजह से, इस पर्सन के स्टेटमेंट की वजह से जो है डेफेमेशन कॉज हुआ है। तो ये क्या होता है, इसमें स्टेट जो है वो इनिशिएट करती है। दूसरी तरफ जो सिविल डेफेमेशन है उसके अंदर क्या होता है, वो एक प्राइवेट चीज़ होती है, उसमें गवर्नमेंट या फिर स्टेट इन्वॉल्व नहीं होता। एक प्राइवेट इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल के अगेंस्ट जो है डेफेमेशन केस फाइल कर रहा है। दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि क्रिमिनल डेफेमेशन के अंदर जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो किसके ऊपर होता है? प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है, यानी जो केस फाइल कर रहा है उसके ऊपर होता है कि वो प्रूव करे कि जो स्टेटमेंट बोला गया है वो फॉल्स है, वो गलत है बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट। दूसरी तरफ जो सिविल डेफेमेशन होता है उसके अंदर भी ऑब्वियसली बर्डन ऑफ प्रूफ तो होता है कि जो केस फाइल कर रहा है उसे प्रूफ करना पड़ेगा कि कैसे ये जो है डेफेमेशन है, कैसे जो स्टेटमेंट है वो गलत है। लेकिन फिर भी जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो कम होता है, वो लोअर होता है। और अगर हम रेमेडीज़ की बात करें तो क्रिमिनल डेफेमेशन में क्या है, इंसान को जेल होती है। लेकिन सिविल डेफेमेशन के अंदर सिर्फ मॉनेटरी कॉम्पनसेशन ही दिया जाता है अगर किसी की रेपुटेशन को हार्म हुआ है, डैमेज हुआ है। लेकिन क्रिमिनल में क्या होगा, उस पर्सन को जेल हो जाएगी, उसे जेल जाना पड़ेगा। तो इसीलिए जब हम डेफेमेशन की बात करते हैं तो किसी स्टेटमेंट को डेफेमेटरी स्टेटमेंट माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, इसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो हमें देखने पड़ते हैं। पहला एलिमेंट होता है पब्लिकेशन। तो जो भी डेफेमेटरी स्टेटमेंट है इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू अ थर्ड पार्टी। अब इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए और बी दोनों फ्रेंड्स हैं। ए जो है वो बी के बारे में कोई स्टेटमेंट जो है बी से कर रहा है, यानी वो स्टेटमेंट गलत है, डेफेमेटरी है, लेकिन ए जो है बी के बारे में ही बी को बता रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट हुआ भले ही वो गलत है लेकिन डेफेमेटरी की कैटेगरी में नहीं आएगा क्योंकि कोई भी थर्ड पर्सन वहाँ मौजूद नहीं है और इस स्टेटमेंट की वजह से बी की रेपुटेशन जो है किसी के भी सामने ख़राब नहीं हो रही है। भले ही स्टेटमेंट गलत था लेकिन कोई भी थर्ड पर्सन वहाँ पर मौजूद नहीं था। अब ये तो हो गया पहला सिनेरियो। दूसरे सिनेरियो में क्या है, ए, बी और सी तीनों फ्रेंड्स हैं और वहाँ पर बैठे हुए हैं और अब जो है ए बी के बारे में कोई गलत स्टेटमेंट बोल रहा है, डेफेमेटरी स्टेटमेंट बोल रहा है जिसे सी भी सुन रहा है। तो इस सिनेरियो के अंदर जो स्टेटमेंट ए ने बोला वो एक डेफेमेटरी स्टेटमेंट माना जाएगा क्योंकि एक थर्ड पर्सन जो है एक बात सुन रहा है जो कि बी के बारे में है और वो गलत है। तो इसीलिए थर्ड पर्सन का होना ज़रूरी है। जो भी कम्युनिकेशन, जो भी फॉल्स कम्युनिकेशन किया जा रहा है उसे कोई थर्ड पर्सन सुन रहा है, तब भी उस स्टेटमेंट को, उस कम्युनिकेशन को जो है डेफेमेटरी स्टेटमेंट माना जाएगा। सेकेंड चीज़ जो ज़रूरी है वो है आइडेंटिफिकेशन। तो जो भी स्टेटमेंट बोला गया है उसमें किस पर्सन के बारे में बोला गया है उसे आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है, तभी उसे डेफेमेटरी माना जाएगा। अगर एक रैंडम स्टेटमेंट बोल दिया गया कि इस कंट्री के लोग अच्छे नहीं हैं या इस मोहल्ले में जितने भी रहते हैं वो गड़बड़ हैं, तो इसे हम डेफेमेटरी स्टेटमेंट नहीं बोल सकते क्योंकि ये किसी एक इंडिविजुअल के बारे में नहीं है। और थर्ड चीज़ जो कि ज़रूरी है कि जो भी स्टेटमेंट वो बोल रहे हैं वो किसी इंसान की जो रेपुटेशन है
उसे कम कर रहा है, उसे लोअर कर रहा है इन दी आइज़ ऑफ अदर्स, या फिर दूसरे लोग जो हैं उनकी जो भावनाएं हैं, उनकी जो फीलिंग्स हैं उस पर्सन के प्रति वो चेंज हो रही है, वो उसको पसंद नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में गलत सोच रहे हैं, तो उनकी जो फीलिंग्स है वो चेंज हो रही है, तो किसी थर्ड पर्सन के सामने जो है उसका एक्सपोज हो रहा है और वो गलत है। तो ये चीज़, अगर ये तीनों चीज़ें हो रही हैं तभी उस स्टेटमेंट को, उस कम्युनिकेशन को डेफेमेशन माना जाएगा। लेकिन हाँ, अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट बोला जा रहा है, भले वो ऐसा है जिससे उस इंसान की जो गुडविल है, जो रेपुटेशन वह कम हो रही है, लेकिन वो सच है और उस पर्सन के पास जो है, जो भी वो बोल रहा है वो एक फेयर कमेंट है, वो एक ओपिनियन है, तो उस केस में उस कम्युनिकेशन को डेफेमेशन नहीं माना जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम न्यूज़पेपर में जो एडिटोरियल का जो सेक्शन होता है जिसमें काफ़ी लोग अपना ओपिनियन लिखते हैं, एक फेयर कमेंट देते हैं किसी भी गवर्नमेंट की पॉलिसी पे या किसी भी पर्सन पे, तो उसे डेफेमेशन नहीं माना जा सकता, क्योंकि वो अपनी ओपिनियन दे रहे हैं, एक फेयर कमेंट दे रहे हैं। वैसे ही जब कोर्ट के अंदर सुनवाई होती है और किसी पर्सन को विटनेस बॉक्स में बुलाया जाता है, उससे पूछा जाता है कि ये इंसान कैसा है, आप इसके बारे में क्या सोचते हो, क्या बताना चाहते हो, और वो जब बता रहा होता है तो उसे इस बात की प्रिविलेज है। भले ही वो स्टेटमेंट जो बोल रहा हो वो गलत हो, वो उसका ओपिनियन हो, उसे लगता हो, लेकिन फिर भी उस समय उसके पास प्रिविलेज है ऐसी बातें बोलने की। वैसे ही ये प्रिविलेज किसके पास होती है? पार्लियामेंट के अंदर होती है। तो हमने देखा है पार्लियामेंट में जो मिनिस्टर्स हैं कई बार एक दूसरे के बारे में कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जो कि शायद डेफेमेटरी हम कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उन पर डेफेमेशन का केस फाइल नहीं होता। वो इसीलिए नहीं होता है क्योंकि उनके पास प्रिविलेज है, उसके अंदर पार्लियामेंट के अंदर जो भी बात कह रहे हैं उसके लिए उनके पास प्रिविलेज है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट डेफेमेशन और क्यों अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से माफ़ी मांगनी पड़ी एक रीट्वीट के लिए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द डेफेमेशन केस अगेंस्ट अरविंद केजरीवाल। होपफुली अब उनको काफ़ी जो है राहत मिल जाएगी, क्योंकि इस समय सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है कि नेक्स्ट हियरिंग तक इसके अंदर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। आई होप दिस इंफॉर्मेशन वॉज हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।